गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तीसरा का फर्स्ट है 12, 15 और 21। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। ठीक है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 12 ज्ञात करिए तो 2 छः, 2 से किए तो 3, 3 एकम 3, 15 का किए 3 पचे 15, 5 एकम 5, 21 का किए तो 3 7 21, 7 एकम 7। तो यानी कि 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, और जो है 21 है उसको लिख सकते हैं 3 गुणे 7। तो देखो ये जो 3 है ये तीनों में कॉमन है, इसीलिए इसका HCF कितना हो गया 3। जो ये 3 है 1 2 3 ये तीनों में कॉमन है, इसलिए इसका HCF हो गया 3। और यहां से बचा क्या, अब एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, यहाँ हुआ 5 और यहाँ हुआ 7 और यहाँ हुआ ये वाला 3। तो कितना है, 2 दूनी 4, 5 से 35 और 3 कम 3। अब इन तीनों गुणा कर दो। तो यहां से कितना है, 4 3 12, यहाँ से हुआ 35 गुणे 12, तो 12 पंचे 60, 12 3 36 और 36 6 42, 420। इसका आंसर कितना आ गया, एलसीएम 420। ये हुआ आंसर। तो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जो अपने अलावा किसी से नहीं कटती अभाज्य संख्या कहलाती है, और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो अपने अलावा और किसी से कट जाती है वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए जो अभाज्य संख्याएं होती है, जैसे ये जो 2 है, ये 2 अपने अलावा किसी से संख्या से नहीं कटेगी। लेकिन जो 12 है, तो 12 ये 2 से भी कट सकती है और 6 से भी कट सकता है। ठीक है, ये 2 से भी कट सकती है और 6 से भी कट सकता है, इसलिए जो 12 एक भाज्य संख्या है और जो 2 है एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड में ज्ञात करना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 एक अभाज्य गुणनखंड है, और 3 गुणे 5 ये भी अभाज्य गुणनखंड है, और 3 गुणे 7 ये भी एक अभाज्य गुणनखंड है। तो ये इस प्रकार हमारा ये पहला क्वेश्चन हल होता है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 17 23 और 29। तो 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 1, क्योंकि ये जो 17 23 और 29 जो है ये अभाज्य संख्या है पहले से। तो यानी कि ये स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगी, इसीलिए हम 17 को सिर्फ 17 गुणे 1 लिखेंगे, 23 को हम सिर्फ 23 गुणे 1 लिखेंगे, और 29 को 29 गुणे 1 लिखेंगे। ये किसी से नहीं कटेगी। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो 1 है ये तीनों में कॉमन है, तो इसीलिए इसका HCF जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि 1 जो है ये तीनों में कॉमन है। ठीक है, लेकिन एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको क्या, 17 ये बचा, यहाँ 23 बचा, और यहाँ 29 बचा, और यहाँ 1 बचा। तो यहाँ से 17 23 29 और 1 इन तीनों का गुणा कर दीजिए। तो गुणा करें कितना आता है, देखिए 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 त्रिक 27, 27 और 8 होता 35, तो यहाँ हो गया 35। ठीक है, और 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, तो कितना आया 9 3 8 5 13, 7 3 10 11। तो कितना आया एलसीएम इनका जो आया वो कितना है 11 3 3 9, कितना है 11,339 इसका एलसीएम आया। तो इसका आंसर कितना है 11,339। ठीक है, 11,339 इसका एलसीएम आया, और एचसीएफ इसका 1 आया। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं जो 17 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसे 17 गुणे 1 23 गुणे 1 और 29 गुणे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिससे 8 है। तो 8 एक भाज्य संख्या है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 का भाग 8 में दिया है 4, 2 का भाग 4 में दिया है 2, 2 1 कम 2। ठीक है, 9 आया, तो 3 3 9,
अब जैसे 25 आया तो 25 को क्या लिख सकते हैं, पांचम 25, 5 एकम 5। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, अगर 1 लिखना हो तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 1। और जो 25 है उसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 1। तो अब ये बताइए इस तीनों में क्या है, 2 इसमें है तो का 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, सिर्फ यहाँ एक दोनों में तीनों में कॉमन है। जो एक है वो तीनों में कॉमन है। भाज्य संख्याएं तो हैं, लेकिन एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ ये कहता है जो तीनों में हो, जो सब में हो, वो होता है कॉमन। तो यहां से इन सब में सिर्फ एक के अलावा कुछ नहीं, इसलिए इसका एचसीएफ कितना आया, 1 आया। और जो एलसीएम आया तो एलसीएम कितना है इसका, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे इसको भी लिखेंगे 3 गुणे 3, और इसको लिखेंगे 5 गुणे 5। ठीक है, तो अब इन सबका गुणा कर दो, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 3 6 और गुणे 3, तो यहाँ कितना है 6 3 18, और 1 और 2 गुणा हुआ आसान। देखिए ये 2 का गुणा 5 से किए 10 आया, ये 2 का गुणा ये 5 से किए 10 आया, 2 का गुणा 3 से किए 6 आया, और ये 3 बचा 3, तो 6 का गुणा 3 से किए तो 18 आया, 18 और ये 2 बल 0 यानी 18 100 आ गया। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 18 100 आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमारे एलसीएम और एलसीएम बड़ी आसानी से ज्ञात हो गए। तो एचसीएफ इसका 1 आ गया और एलसीएम इसका 18 100 आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की एचसीएफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है। अब इसकी बात करते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए दिया है 2 संख्या, यानी कि जो पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या कितनी दी हुई है, दूसरी संख्या 657। ठीक है, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657। इसका जो HCF है वो दिया हुआ है 9, तो हमको LCM ज्ञात करना है। पहली संख्या 306 दी हुई है, दूसरी संख्या 657, HCF 9 और LCM को ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो देखो पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657, LCM कितना है ज्ञात करना है, और HCF कितना है 9। ठीक है, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, एलसीएम हमको ज्ञात करना है, और एचसीएफ कितना दिया है 9। तो अब यहां से देखो ये 9 गुणे में है ना, तो इस बार बटे में आ जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। ठीक है, अब यहां से 9 से इसको काट दें या फिर इसको काट दें, तो हम 9 से इसको काटते हैं। तो देखो 9 एकम 9, और फिर 9 त्रिक 27, 30 में 27 चले बचेगा 3, तो यहाँ होगा 36, तो 9 4 36, तो 9 का भाग दिए 306 में कितनी बार गया 34 बार। तो यहाँ से 657 में हम 34 का गुणा कर दें तो एलसीएम हमारा ज्ञात हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सरल है ना, बस बड़ी आसानी से देखिए 300। अब यहाँ से 9 को हम 306 में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो जब 9 का 306 में भाग कर रहे हैं तो कितना 34। अब 34 का गुणा 657 में कर दो, तो यहां से गुणा होगा कितना आएगा 4 सते 28, 4 पंचे 20, 20 2 22, 4 6 को 24, और 24 और 2 हो गया 26, और 7 त्रिक 21, 5 2 15, 15 2 17, और 6 त्रिक 18, और 18 1 19, 18 1 19। यहाँ से कितना हुआ 8 2 1 3, 6 7 13, 9 2 11 1 12, और यहाँ हुआ 2 तो 22 338। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आया, तो इसका एलसीएम आया 22 338। ये हुआ इसका आंसर। तो एचसीएफ 9 दिया हुआ था और एलसीएम हमको 22 338 ज्ञात करना था, तो एलसीएम इसका कितना है 22 338। ये क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो गया। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो पहले जो प्राकृत संख्या समझ लीजिए, आपकी प्राकृत संख्या क्या है। तो जो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मान लो कोई भी प्राकृत संख्या n मतलब 1 2 3 4 कोई भी रैंडमली नंबर आप चूज कर सकते हैं, के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 यहां लिखेंगे, ठीक है। संख्या जो होगी, देखिए संख्या यहां से लिखेंगे 6 और n यानी प्राकृत संख्या से कोई भी उठा ले। तो प्राकृत संख्या से आप चाहे एक उठा लो, चाहे 2 3 4 5 6, यहां से 6n लिखा है और हम यहां से 6 की पावर 1 उठा लेंगे, ठीक है। मतलब n का मान 1 उठा लिए तो कितना आया, यहां से 6 आया। अगर हम मान लो यहाँ 6 की पावर 2 उठा लेते तो क्या 36 आता है ना। अगर हम 6 की पावर यहाँ 3 रख ले तो कितना आता है, 36 6 216। तो क्या कोई ऐसी संख्या है कि 6 के पावर यानी n के बराबर यहाँ रखें और 0 आ जाए, मतलब n की जगह कोई एक ऐसी संख्या रखें कि इसका हल करने पर 0 आ जाए। है ऐसी संख्या, सोचिए। देखिए हमारी जो संख्या वो क्या है, क्वेश्चन है ये कह रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 2 3 4 5 6 होती है और ये 6n जो है 0 पर समाप्त होने की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो 6n है वो 0 पर समाप्त होने की बात कर रहा है। तो 6n यानी n के जगह हमको प्राकृत संख्या से कोई संख्या उठानी है, जैसे 1 उठा लें, 2 3 4 5 6, n की जगह 1 उठाएं तो 6 आया। अगर हम n की जगह 2 रखते हैं तो 36 आता है। n की जगह 3 रखेंगे तो 216 आएगा। n की जगह 4 रखेंगे तो 216 में 6 का गुणा करेंगे। n की जगह 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, इस प्रकार रखेंगे तो नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। इकाई जो अंक होगा, चाहे हम n की पावर 4 रखें, चाहे n की पावर 5 रखें या n की पावर 6 रखें, इकाई जो अंक आएगा वो 6 ही आएगा, ना कि 0 आएगा, ठीक है। इसीलिए समझ में आया, इकाई के अंक चाहे हम यहां से 6 के बाद 7 भी रखें या 8 रखें, हमेशा कोई ना कोई अंक आएगा, ना कि 6 की पावर n रखने पर 0 आएगा। इसीलिए यहां आप लिख सकते हैं कि नहीं ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है, नहीं ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिसका मान 6 के पावर n में रखने पर शून्य 0 के बराबर प्राप्त हो। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब n के 6n का मतलब क्या हो, n से प्राकृत संख्या उठानी है तो n से प्राकृत संख्या उठा लिए 1 2 3 4 5 6, कोई भी उठाना। अगर हम पूर्णांक भी उठाते हैं ना, वैसे 0 को उठाना नहीं है, लेकिन अगर हम 6 के पावर 0 रखते हैं ना तो इसका मान 1 आता है, ना कि 0 आता है, ठीक है। क्योंकि एक सूत्र होता है x की पावर 0 का मान 1 होता है, ना 6 की पावर 0 अगर रखेंगे तो इसका मान 1 आएगा, ना कि x के 0 आएगा। तो लेकिन हमको हालांकि इसको लेना नहीं है क्योंकि ये पूर्ण संख्या में आ जाती है, ठीक है। कोई संख्या नहीं है जिसकी पावर n की जगह हम ऐसा कोई भी मान रख दें जो 0 के बराबर प्राप्त हो, ठीक है। हम देख ये क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है। अब हमको इसमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 7 11 13 प्लस 13 लिखी हमने, फिर 11 गुणा 7 से किए तो 77 आया, फिर गुणे 13 हुआ प्लस 13 हुआ। अब 13 का गुणा इससे कर दिए तो कितना आता है, 13 7 91 की 1 हासिल है 9, 13 7 91 और 91 और 900 हुआ और प्लस 13 हुआ, तो ये हुआ 1014, ठीक है। ये हुआ 1014 और 1014 एक सम संख्या है, 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 इसीलिए 1014 एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है। और तो यहां से गुणा करते हैं अगर हम तो 7 ये लिखा है। देखिए हमने यहाँ 7 का गुणा 6 7 ये लिखा है, 6 का गुणा 5 से किया 30 आया, 4 का गुणा 3 से 4 3 12 दूनी 24 24 लिख दिए और प्लस 5, फिर 30 का गुणा 7 से कर दे तो 210 आया, फिर यहाँ 24 हुआ, यहाँ 5 हुआ। अब इन दोनों का गुणा किए तो 5 4 40 आया, 5040 प्लस 5 5040 में 5 जोड़े तो 5045 आया। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है।
तो देखिए जो 1014 है एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। और जो 5045 है, 5045 एक पांच का गुणज है, पांच का गुणज है, पांच का गुणज है, ठीक है। 1014 एक सम संख्या है और 5045 एक पांच का गुणज है, ठीक है। इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्याएं, ठीक है। देखो 1014 एक सम संख्या है, जब ये सम संख्या होगी तो दो का गुणज होगी कि ना होगी, जब ये सम संख्या होगी तो दो का गुणज होगी, और जो 5045 एक पांच का गुणज है, इसीलिए ये संख्याएं जो होंगी भाज्य संख्याएं होंगी, और इस प्रकार हमारा ये सिद्ध होता है, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिएगा किताब में अपने लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये खेल का मैदान है, मान लीजिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ये मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये वृत्त के आकार का एक पथ है, ठीक है। और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अगर सोनिया इस मैदान का चक्कर लगाती है, यहां से इस प्रकार चक्कर लगाती है, तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट का टाइम लगता है सोनिया को, ठीक है। और फिर लिखा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और इसी जो मैदान है इसका चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। फिर लिखा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लिखा है कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ये बोला गया है कि ये मान लो इधर रवि खड़ा है और इधर सोनिया खड़ी है, इधर से वे चलना प्रारंभ करती है और इधर से ये दिशा में भी चलना प्रारंभ करती है। तो ये बोला गया है कि इसी दिशा पर यहां से घूम कर आने पर वो कितने मिनट बाद वो दोनों यहाँ पर आके फिर से दोबारा मिलेंगे। ये हमको समय ज्ञात करना है कि कितने मिनट बाद। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 18 और 12 का एचसीएफ ज्ञात कर देना है। तो 18 का एचसीएफ, 18 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, और जो 12 है उसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ से ये 2 दोनों में है और यहाँ से ये 3 दोनों में है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 और यहाँ से हो गया 3, तो 3 दूनी 6, तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 6। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो अतः जो सोनिया है और जो रवि है, जो देखिए ये एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का टाइम लगता था और यहाँ से रवि को कितने मिनट का, 12 मिनट का। अब दोनों एक स्थान से एक ही समय पर एक ही स्थान से और एक ही दिशा में दौड़े, तो ये बोला गया कि वे कितने समय बाद एक ही स्थान पर आकर मिल लेंगे। तो हमने जब निकाला इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जब निकाला हमने तो कितना आया, 6 आया। इन दोनों का जब एचसीएफ हमने निकाला तो यहाँ से आया 6। तो आप एग्जाम में इस तरह लिखेंगे कि सोनिया का समय 18 मिनट और रवि का समय 12 मिनट, ठीक है। तो ये इस प्रकार हुआ, 18 यहाँ हुआ, 12 यहाँ हुआ, फिर अतः जो यहाँ से 6 मिनट बाद सोनिया, अतः सोनिया और रवि एक दूसरे से 6 मिनट बाद, ये हुआ हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमारा 1.2 खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।